2021 की बात है, एक दोस्त का फ़ोन आया कि आपका पूरा वो कलाम जो है पाकिस्तान में किसी अनस यूनुस नाम के आदमी ने हीरा गोल्ड चैनल पर डाला है। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उस वक्त जब मैंने वो वीडियो देखा तो 22 लाख व्यूज़ हो चुके थे। अच्छा। फिर वहाँ मेरे जो दोस्त थे शारिक पीरज़ादा साहब और जितने भी इंदौर से, दिल्ली से जो हमारे शायर दोस्त हैं और शेर फहम दोस्त हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ करना शुरू किया। अच्छा। हीरा गोल्ड चैनल पे जाकर उस वीडियो पर कि भाई ये नज़्म चोरी की है, ये अनस यूनुस साहब की नहीं है, ये मालेगांव से इंडिया से फरहान दिल की लिखी हुई है। तो वो जब कमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुई तो हीरा गोल्ड चैनल वालों का फिर मुझको मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि गालिब अपने कुछ दोस्तों के साथ बाज़ार में बैठे हुए थे और ज़ौक़ की सवारी पालकी उधर से गुजरी तो गालिब ने तंजन ये मिसरा चिल्ला कर कहा था कि ज़ौक़ के कानों तक पहुंच जाए कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। तो बाज़ार में खड़े हुए लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। ऐसे अल्फाज जो नात में नहीं लाए जाते थे, मैंने उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके नात में इस्तेमाल किया। जैसे चक्कर ना हज कमेटी के काटूं ना कोर्ट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म पे 2 पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। क्या तो ये कोर्ट, सपोर्ट और पासपोर्ट और चक्कर, ऐसे अल्फाज का नात पाक में लाना और भी बहुत से शोरा ने किया है। हमारे बुरहानपुर के अब्दुल रहमान जामी, वो इस मामले में बहुत मशहूर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को बहुत पसंद किया था और कहा था कि देखो ये शायरी के बारे में आयात भी उतरी हुई है। ज़ैनुल अब्दीन साहब हैं कानपुर के, वो भी नातिया जलसों में, नातिया मुशायरों में ये कलाम पढ़ते हैं और कहीं नाम लेते हैं कहीं नहीं लेते। फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं भाई मैं आपका कलाम पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैंने उन्हें मना किया है कि अब आप ना पढ़ें वरना मैं कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। लेकिन मुकीम असर साहब का ये मामला था कि जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पे है। उनकी नफ़रत अगर लोगों ने देखी है तो उनकी मोहब्बत भी हमने देखी है। बगैर किसी को चाय पिए, बगैर किसी को कोई चीज़ खिलाए उठने भी नहीं देते थे। दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद, दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद। क्या बात। दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद, सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। वाह क्या बात। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद। जी वाह वाह। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो, दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद, अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी, अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी, मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद, अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो, अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो, तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद। वाह। अब तुम अपने दिल की हालत क्या बात है मुझको क्यों बतलाते हो, तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद, तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था। वाह। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा। पहुंच रहा हूं मैं बिल्कुल। वाह वाह। चुनते बैठो अब यादों के तिनके बरसों बाद। क्या बात है फरहान दिल साहब, क्या वाह वाह। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था। वाह। चुनते बैठो अब यादों के तिनके बरसों बाद, अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है, कोई बोले बरसों पहले कोई समझे बरसों बाद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है।
नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में फिर से आपके दरमियान मौजूद है एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका ताल्लुक़ शेर व अदब से है, ज़ुबान व बयान से है, किरतास व कलम से है। वैसे भी हमारी ज़मीन यानी शहर मालेगांव गुंबद व मीनारों का शहर कहलाता है। यहाँ से, इस ज़मीन से एक से बढ़कर एक नायाब यहाँ से निकले हैं। तालीमी मामले में आप देखें, उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, और भी हर फील्ड में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर को अल्लाह ने वो खुसूसियत बख्शी है कि एक से बढ़कर एक नादिर व नायाब हीरे जवाहरात यहाँ से निकले, जिन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा सिर्फ़ मालेगांव या सिर्फ वो महाराष्ट्र हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाला एक बड़ा नाम, मेरी मुराद फ़रहान दिल साहब से है। बहुत सारे कलाम जिन्होंने लिखे, हमद है, नाते पाक है, गज़ल है, और भी बहुत सारी नज़में जिनके कलम से किरतास पर बिखरती गई और लोग उससे महजूज़ होते चले गए। बहुत सारे लोगों ने उनके कलाम को अपने नाम से मौसूम कर लिया। पढ़ने वालों ने अपने नाम से मक्ता हटाकर अपने नाम का मक्ता डालकर उसे पढ़ दिया। डिटेल में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातें उनसे हम करेंगे। मौसूफ मौजूद हैं फ़रहान दिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रहान दिल साहब, पहले तो हम इस पॉडकास्ट में आपकी लाइफ जर्नी और फिर शेर व शकफ़ से ताल्लुक़, इसमें दिलचस्पी कब से पैदा हुई, लिखना कब से शुरू किया आपने, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो शुरू से पहले बचपन से हम लोग शुरू करते हैं कि तालीम कैसी रही, बचपन कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो मैं अंजुम रिजवी चैनल के तवस्सुस से जो आपने मुझे यहाँ दावतनामा दिया, मदू किया, और एक मोतबर और मशहूर चैनल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, शुक्रिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और भाई इरशाद अंजुम साहब जिनके तवस्सुस से मैं यहाँ आया, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा असल नाम फ़रहान परवेज़ है। अच्छा। मेरे वालिद का नाम अब्दुल लतीफ़। बाद में शायरी में जब मैंने कदम रखा तो फिर तखल्लुस दिल, पहले तो फ़रहान परवेज़ के नाम से मैंने बहुत सी गज़लें लिखी। फिर शायरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पता है कि जो तखल्लुस होता है ये एक वज़न में होता है। अच्छा। जैसे इकबाल है वो मफूल के वज़न पे आता है। अच्छा। मकसूद है। तो हमारा एक दोस्त थे मकसूद शर्की। अच्छा। जिनकी रिहाइश हज़ार खोली की है। यूसुफ तिशना साहब के पोते हैं वो। अच्छा। तो फारूक तिशना सर जो ATT हाई स्कूल में थे, उनके बेटे, उनका नाम मकसूद है। तो उनके साथ मेरा काफ़ी पुराना इब्तिदाई ज़माने से ताल्लुक़ है जी। तो वो जब मकसूद उन्होंने तखल्लुस रखा तो उसमें परेशानी ये होती थी कि किसी बहर में मकसूद नाम आता ही नहीं था। ऐसा। हाँ, एक बहर में अगर हम लिख रहे हैं फेलुन 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 फेलुन, हो सकता है कि उसमें मकसूद लफ्ज़ ना आए। तो बड़ी परेशानी होती थी उनको कि गज़लें लिखने के वक्त उनको अपना तखल्लुस लगाने में तकलीफ़ होती थी, एडजस्ट करने में। तो मेरा नाम भी परवेज़, मेरा तखल्लुस भी परवेज़ था उसी वज़न पे। तो मेरी कई गज़लों में मैंने चाहा कि जब तखल्लुस रखा जाए मक्ते में तो परवेज़ नाम एडजस्ट नहीं हुआ बहर में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा तखल्लुस रख लिया जाए जो बहुत छोटा हो और हर बहर में उसको एडजस्ट करना आसान हो जाए। तो मैंने अपना ना तखल्लुस फ़रहान दिल रख लिया। अब वो दिल इतना छोटा है इरशाद भाई कि उसको किसी भी बहर में हम एडजस्ट करेंगे तो कहीं भी किसी भी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। फेलुन 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 फेलुन, अब हम उसको बोल सकते हैं दिल 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 दिल, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ये सारी टेक्निकली टर्म समझ कर आपने उसे सिलेक्ट किया। तो मेरा यही था कि बहुत बड़ा अगर कुछ रख लिया जाए तखल्लुस तो फिर वो किसी बहर में आता है, किसी बहर में नहीं आता। तो इस सहूलत से मैंने एक छोटा सा नाम, सबसे छोटा उर्दू दुनिया में, कि भाई इससे छोटा क्या कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने दिल तखल्लुस रखा ताकि हर बहर में वो एडजस्ट हो जाए। और मेरी ददियाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शहर मालेगांव में महल्ला किला जो है वहाँ की मशहूर शख्सियत है उमर सूफ़ी। अच्छा। तो मेरे परदादा का नाम जो था उमर था और उनके दो भाई थे, वो एक उमर और एक शरीफ। तो उमर शरीफ फैमिली से आज भी मशहूर है।
तो उनके जो छोटे भाई थे शरीफ, वो मेरे परदादा थे। वो मेरी फैमिली है, उमर सूफी फैमिली बोलते हैं। और ननियाल जो हिंदुस्तान वाला फैमिली है। हिंदुस्तान वाला के जो भाइयों में एक भाई थे मोहम्मद हिंदुस्तान वाला, जो असल हिंदुस्तान वाले हैं। उनसे छोटे मेरे नाना थे उमर पहलवान। तो उमर पहलवान जो थे वो, उन्होंने जब उनको उन लोगों का हिस्सा बंटवारा हुआ तो कब्रिस्तान के पीछे एक इलाका है, जिंदापुरा पहले कहा जाता था। ये नाम मेरे नाना ने ही दिया था, इस्तेमा नगर जो आज है। तो मेरे नाना जब वहाँ चले गए तो उन्होंने अपनी साड़ी का जो सिक्का था उसको अपना हिंदुस्तान वाला नाम दिया था, वही नाम चल पड़ा। तो हाँ, मेरे नाना जो थे वो यानी उन्होंने अलग से कारोबार जब किया था तो वो फैमिली मेरे ननियाल है, उमर पहलवान हिंदुस्तान वाला। तो ददियाल तो किले की हो गई और ननियाल जो है अपना नया पूरा हिंदुस्तान वाला फैमिली से। इसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और डॉक्टर शफीक जो किले के हैं, आज कारपोरेटर हैं, वो मेरे बड़े अब्बा हैं। मेरे बड़े अब्बू शुरू से ही शहर में एक बड़ा नाम था उनका, उसी फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो तालीम कहाँ पर? प्राइमरी स्कूल में आमतौर पर पहले लोग पढ़ा करते थे, आपका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? किले में जो हम लोगों का घर है कारपोरेशन के पास, डॉक्टर शफीक का जो आज घर है, आबाई घर हम लोगों का। तो किले में असल में पूरे जो यानी हमारे जो दो परदादा थे, उमर और शरीफ, तो उमर के 3 बेटे और शरीफ के 4 बेटे। ऐसे मेरे जो दादा के भाई हैं, टोटल 7 भाई हैं। सब किले में ही रहते हैं। नबी जान मियाँ चौक के पास पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। और हम लोग जो है, हाँ, सब एक साथ ही रहते हैं, एक ही गली में। और मेरे दादा जो थे उन्होंने थोड़ा सा कारपोरेशन के पास एक गफूर भड़क साहब थे, उनकी बिल्डिंग थी, तो मेरे दादा ने वो बिल्डिंग खरीदी और हम लोग रहते यहाँ थे। लेकिन पूरी फैमिली, 7 भाइयों का कारोबार एक ही में था। वहाँ मेरी पैदाइश हुई और वहीं उसके पीछे ना स्कूल नंबर 20 है, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक बिल्डिंग बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर मैंने पहली पढ़ी। और फिर मेरी ननियाल में मेरे वालिद और मेरी अम्मी कब्रिस्तान के पीछे रहने के लिए आए। तो बहुत दूर पड़ता था किले से पैदल। मालेगांव हाई स्कूल, एरमपिरी प्राइमरी हाई स्कूल में मेरी अम्मी ने सोचा कि यहाँ करीब है तो दाखिला वहाँ करवा दिया, एरमपिरी प्राइमरी में। तो जब हम लोग कब्रिस्तान के पीछे ननियाल में रहने के लिए गए तो फिर वहाँ से मैंने एरमपिरी प्राइमरी में दाखिला जब मेरा हुआ तो 1ली से 5वीं तक, 4थी तक एरमपिरी प्राइमरी में पढ़ा। और उसी एरम के ही ग्राउंड में 2 स्कूल हैं, बड़ी मालेगांव स्कूल। तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि 1ली से मैंने वहाँ से तालीम हासिल की और 12वीं तक मालेगांव स्कूल में ही रहा मैं। किस सन की बात होगी? 85 में मेरा जो दाखिला हुआ था। मैं दूसरी जमात में गया था वहाँ। पहली तो मैंने किला में पढ़ी थी। तो मैंने 94 में 10वीं का एग्ज़ाम दिया, 94-95 इसमें 10वीं का एग्ज़ाम हुआ। और 96-97 में ये 11वीं-12वीं मैंने की थी। और फिर शेर व शायरी की तरफ किस तरह से? ड्रॉप आउट होने के बाद या फिर नहीं, तालिब इल्मी के दौर से ही? तालिब इल्मी के दौर से ही मुताले का शौक़ था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि शायरी के ताल्लुक़ से मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी शायर का मजमुआ। लेकिन वो बचपन से एक जिसको बोलना चाहिए जहन में रिदम चलता है फितरी तौर पे, सही, वो बचपन से था। कोई गीत बज रहा है या कोई नात बज रही है तो मुझको समझ में आता था इसको कैसे पढ़ना है। एक बहुत यादगार वाकया भी है। और इसकी दलील ये भी हो सकती है फरहान भाई कि ऐसा कि कहा भी जाता और हकीकत भी है, और यहाँ भी वो साबित आता है कि शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। सही जी। जब मैं 6-7 साल का था, जुमा के दिन इरशाद भाई कुछ फ़कीर आया करते थे सुबह 7-8 बजे 9 बजे। और पहले तो माशाल्लाह लोग जब जो आते थे मांगने के लिए वो कुछ न कुछ पढ़ा करते थे, गुनगुनाया करते थे। अब तो वो चंद ही लोग वैसे, अब वो खत्म हो गया। अब अगर आते भी हैं तो उनके पास एक ऑडियो सिस्टम होता है, उसमें बजता रहता है।
वो लोग भी अपडेट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनके यहाँ भी काफ़ी यूज़ हो। और बाहर अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी फरहान भाई कि अपने महाराष्ट्र के ही किसी जगह पर वो बाकायदा सैकड़ों की तादाद में उसके पास वो डिवाइस था, स्पीकर, और वो पर डे के हिसाब से भिखारियों को रेंट पर देता था। वो लेकर जाते और जो दिन भर का कलेक्शन करके अपने पास रख के जो भी उसका 50, 100, 150 रुपया उसको रेंट देकर वो इस तरह से चलता है। तो मुझको एक वाकया याद है कि जुमा का दिन था और एक फ़कीर हर जुमा आता था जो सुबह 7-8 बजे जब बच्चे नहाते रहते थे उस वक्त वो गलियों में गाता था। तो इरशाद भाई उसका शेर था कि ज़मी तांबे की होगी आसमां फौलाद का होगा। ये मिसरा जैसे ही मेरे कान में आया तो मैंने उसके आगे एक मिसरा बोला कि ना बेटा बाप का होगा ना बाप औलाद का होगा। क्या? तो मेरे घर में ये समझा गया कि शायद ये आगे का मिसरा यही होगा। अच्छा। मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ कि मैंने मिसरा बहर में कहा था और फौलाद के काफिये पे औलाद भी लगाया था उस वक्त। तो ये जहन में पहले से फितरी तौर पे मौजूद था। फिर इसको जिला मिली 92 या 3 में जब हम लोग 9th में थे। तो हम लोगों के उर्दू के टीचर हुए आफ्ताब सर। आफ्ताब सर का सबसे बड़ा हाथ अगर मुझको शायर बनाने में तो सबसे बड़ा हाथ आफ्ताब सर का। वो उर्दू के टीचर थे। उर्दू के निसाब से हमको जो भी निसाबी सबक था वो पढ़ाते थे, लेकिन हर पीरियड में वो गालिब का और ज़ौक़ का इन दोनों का जिक्र छेड़ते थे। और बहुत सी बारीकियाँ जो आज भी हम लोगों को किसी शायर से या किसी उस्ताद शायर से मालूम नहीं हो पाती, वो आफ्ताब सर बातों बातों में बताया करते थे। मिसाल के तौर पे ये कि मक्ते में अपना नाम लगाना, उन्होंने बहुत से वाक़यात सुना। एक वाक़या ये था कि ज़ौक़ जो थे वो दरबारी शायर थे। बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ उनका अच्छा दबदबा था, उनका अच्छा मकाम था। और गालिब जो थे वो बाज़ार में थे। उस वक्त तक दरबार तक गालिब की रसाई नहीं हो पाई थी। तो गालिब को बहुत इस बात का फील होता था। इसी में शायद उन्होंने कहा था ना कि वो बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। जी देखिए ये वाक़या भी एक है कि गालिब अपने कुछ दोस्तों के साथ बाज़ार में बैठे हुए थे और ज़ौक़ की सवारी पालकी उधर से गुजरी। तो गालिब ने तंजन ये मिसरा चिल्ला कर कहा था कि ज़ौक़ के कानों तक पहुंच जाए कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। तो बाज़ार में खड़े हुए लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। इस दौर में गालिब की आबरू क्या थी ऐसा? तो ज़ौक़ को बहुत बुरा लगा कि मैं दरबारी शायर हूँ और एक बाहर के शायर ने मुझ पर तंज की है। तो ज़ौक़ साहब जब बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि एक शायर है बाहर जो बाज़ार में बैठा है और मुझ पर उसने तंज की है, एक मिसरा कहा है, तो उसको आप बुलवाइए और उससे बास पुरस कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त गालिब को उस शेरी नशिस्त में मदऊ किया गया ताकि वो जब आ जाए तो उससे थोड़े से सवालात किए जाए कि तूने इतने बड़े शायर को तंज क्यों किया। तो जब गालिब साहब को पूछा गया कि आपने ये मिसरा क्यों कहा था, तो उन्होंने कहा मेरी पूरी गज़ल मुकम्मल है इस पे और ये तो मेरे मक्ते का शेर है, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये आफ्ताब सर का बताना मकसद था कि मक्ते का जो शेर होता है जिसमें अपना तखल्लुस आ जाए वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी पर तंज किया जाए, और जब वो एतराज़ ना कर सके इसलिए उसको मक्ते में ले लिया जाए और अपने ऊपर उस चीज़ को कर दिया जाए। तो यही एक वाक़या और भी है कि गालिब मेरे ख्याल से बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में एक प्रोग्राम था जिसमें इब्राहिम ज़ौक़ जो है हज पर जा रहे थे। तो उस वक्त भी गालिब ने यही किया था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, उस वक्त तो कहा था उन्होंने। हाँ, उस प्रोग्राम में जब ज़ौक़ साहब का हज पर जाने का प्रोग्राम था तो उस वक्त आफ्ताब सर ने बताया कि गालिब को उन पर तंज भी करना था। तो उन्होंने पूरी गज़ल लिख के मक्ते में ये कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब,
शर्म तुमको मगर नहीं आती। असले में उन्होंने ज़ौक़ को ये सुनाया था कि हज पे जा रहे थे ज़ौक़, अच्छा, लेकिन गालिब ने मक्ता इस्तेमाल करके अपना काम भी कर लिया था। तो ऐसी बहुत सी बातें आफ्ताब सर बताया करते थे, बहुत बारीकियाँ। और एक शौक़ था कि कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता था और कोई शेर बोल देता था रवानी में, 4 मिसरे बोल देता था, तो मैं ना सब छोड़ के उसको पहले लिख लेता था। अब एक मर्तबा आगे इसको बताऊंगा कि ऐसा होता है कि ना फिर मैं उन टीचर से जाके पूछता था, अगर तीसरा मिसरा छूट गया, चौथा छूट गया, तो फिर मैं बाहर निकलता था उस टीचर से मुलाकात करके कि सर आपने वो 9th क्लास में जो शेर सुनाया था उसको मुकम्मल एक बार बताइए। और मेरी आदत थी कि वो मिसरे, 4 मिसरा, शेर जो भी था उसको मैं मेरी क्लास के बाहर जो बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, उस पर मैं अच्छी राइटिंग में उस दिन का वो शेर या वो मिसरा, वो 4 मिसरा मैं उस बोर्ड पे लिखता था। ये मेरी आदत थी। और फिर जब रेसेस होती थी, छुट्टी होती थी, तो तमाम बच्चों की आदत थी कि वो बोर्ड पढ़ते हुए जाते थे, तो सबको पता हो गया था कि इस बोर्ड पे जो भी लिखा रहेगा ये फरहान ने लिखा है। ये एक आदत थी। तो शायरी से करीब करने में सबसे बड़ा हाथ आफ्ताब सर का, मरहूम। और उसके बाद जब 11वीं में हम लोग आए तो उर्दू का पीरियड मिला मुख्तार यूनुस सर को, हज़ल के बहुत मोतबर शायर मालेगांव के, लेकिन स्टेज से इतराज़ करते रहे, हमेशा बचते रहे। तो मुख्तार यूनुस सर ने मुझको, समझ लो कि शायरी के जितने रुमूज़ व औकाफ आज तक मुझे आते हैं वो मुख्तार यूनुस सर ने बता दिए थे, बातों बातों में। कि एक वाक़या ऐसा है मुख्तार यूनुस सर का कि वज़न का जो मामला आता है, जैसे हम बोलते हैं वज़न, कब्र को कब्र बोल देते हैं, तो वो बताते थे कि अगर कोई शेर आपने कहा है तो उस शेर को किसी दूसरे का शेर समझकर उस पर नज़र डालो और देखो कि इसमें क्या खराबी है, समझ लो कि ये मेरे दुश्मन का शेर है। तो उन्होंने बताया था कि रिश्वत मांगने का जो अंदाज है वो मज़ाहिया शायर थे। तो उन्होंने 4 मिसरे लिखे थे। एक मिसरा, एक शेर था उसमें कि तुम अपने अरीज़े पर थोड़ा सा वज़न रख दो, तुम अपने अरीज़े पर थोड़ा सा वज़न रख दो, मुख्तार के ऊपर भी मुख्तार हज़ारों हैं। क्या बात। यानी एक शख्स अगर रिश्वत मांग रहे और उसका नाम ही मुख्तार है, जो हमारे सर का नाम था, तो उसने कितने सलीके से कि मुख्तार के ऊपर भी मुख्तार हज़ारों, यानी अभी तुम्हारी जो रिश्वत है बहुत अलग अलग टेबल पे ऊपर ऊपर जाएगी। ये शेर उन्होंने कहा। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने ये शेर कहा तो उसमें तो एक खूबी यह आ गई कि मुख्तार मेरा नाम भी है और मेरे ऊपर इख्तियार रखने वाले जो ऊपर की पोस्ट के लोग हैं उनको भी मुख्तार ही कहा जाएगा। तो पहला जो मुख्तार इस्तेमाल किया अपने नाम तखल्लुस के लिए, और वो जो फिर मानी के तौर पर इस्तेमाल किया, उनसे ऊंची पोस्ट पे जो ऑफिसरान बैठे हुए हैं, एक छोटी पोस्ट का ऑफिसर किसी से रिश्वत मांग रहे बराबर, तो बोल रहे कि वजन थोड़ा बढ़ा दो, यानी गड्डी जो नोट की है थोड़ी बड़ी कर दो क्योंकि मैं भी लूंगा और कई लोगों में बटेगा। तो बोले मैं बहुत खुश हुआ मेरे इस शेर पे। फिर मैंने उसको एक दुश्मन की नज़र से इस शेर को पढ़ा तो मुझको लगा कि वज़न तो है नहीं उर्दू में, वो वज़न है। जैसे खबर के वज़न पर अगर वज़न बोलेंगे तो गलत है। तो फिर बोले मैंने उसको चेंज किया कि तुम अपने अरीज़े पर एक वज़न ज़रा रख दो, मुख्तार के ऊपर भी मुख्तार हज़ारों। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कब्र के वज़न पर हम कब्र नहीं बोल सकते, है ना। तो ये सब बारीकियाँ उन्होंने बहुत पहले 9th 11th में बता दी थी। और बहुत ज़्यादा मुझको जो आज भी नए शायर आते हैं, इरशाद भाई आपको पता है, उनके लिए भी यानी कि फरहान भाई आज बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, रोज़ाना नए शायर आते हैं, आते रहेंगे वो। तो बहुत जल्द, जैसे कि माशाल्लाह आप लोगों ने तो उस्ताद को उस्ताद माना, उनसे इस्लाह लेते रहे, उनकी रहनुमाई में चलते चलते आज इस मकाम पर पहुँचे। लेकिन बहुत जल्दी 2-4 कलाम लिखने के बाद वो अपने आप को खुद उस्ताद समझने लगते हैं। उनके लिए कोई पैगाम आप दे के
बाज़ाब्ता कुछ किसी मकाम पर पहुंचने के लिए किन किन राहों से उन्हें गुजरना चाहिए? जी देखिए, असल में आज का दौर जो है वो यही है कि आदमी जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना चाहता है। मेरा भी मसला यही था कि मैंने 10 मरतबा किताबत क्लास में दाखिला लिया और वो नुक्ता बताते थे, 1 नुक्ता, 2 नुक्ता, 3 नुक्ता। तो मुझे लगता था कि मैं तो अलिफ भी बना लेता हूँ, मैं मीम भी बना लेता हूँ, मैं याय भी बना लेता हूँ। तो 4, 5, 6 दिनों तक 1-1 घंटा बैठ के नुक्ता बनाते बनाते मैं थक जाता था। मुस्तकिल मिजाजी। फिर मैं अलिफ लिखने लगता था, मैं बे लिखने लगता था, और वो लोग बोलते थे कि नहीं, अभी तुमको सिर्फ नुक्ता बनाना है। फिर अलिफ लिखना है तो तुमको हफ्ता भर सिर्फ अलिफ ही लिखना है, जब तक वो सही शक्ल में ना आ जाए। तो असल में जल्दबाजी जो है वो हर इंसान की फितरत में है। और ये जो फील्ड है स्टेज वाली, तो इसमें असल में जिसको बोलेंगे दर्जा बंदी नहीं है कि कौन बहुत बड़ा, कौन बहुत छोटा है, कौन बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक शायर को जिस दिन इरशाद अंजुम या किसी नाजिम ने ये कहकर पुकारा कि ये बिल्कुल नए शायर हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं और मैं इनको आवाज़ देता हूँ, वो उस दिन से शायर बन जाता है। अच्छा। अब वो 25 साल पहले जो आदमी शायर बना था और जो आज की तारीख में बना है, ये दोनों एक सफ में आ जाते हैं। अच्छा। एक स्टेज पर, एक कुर्सी पर बैठे हुए लोग। अब यहाँ से उतरने के बाद जब भी ये किसी से मुलाकात करते हैं चौक चौराहे पे, होटल पे, तो उनको शायर साहब बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। आइए शायर साहब, चाय पीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि अज़हर फ़राक का एक शेर है ना कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। एक शायर अगर बैठकर बहुत आसानी से एक मिसरा बोल दे रहा है, एक गज़ल लिख ले रहा है, तो उसके पीछे रियाजत बहुत ज़्यादा है। सही बात है। एक मिसाल है कि एक आर्टिस्ट था, उसका कमाल ये था इरशाद भाई ये के शेर बगैर जो आपने कहा, तो इसके ज़रिए शायद आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत कम ज़र्फ़ वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। जी, अगला मिसरा मैं नहीं कहूँगा। जी। तो एक आर्टिस्ट था इरशाद भाई, वो बगैर प्रकार के दायरा बनाता था और वो दायरा अपना कागज़ पे बना देता था। उसको जब प्रकार लगा के देखा जाता तो पूरा दायरा बिल्कुल दुरुस्त बनता था और उसका जो मरकज़ था वो भी बिल्कुल सही आता था। तो इस वाक़या ऐसा है कि वो एग्जीबिशन में, एक नुमाइश में एक दायरा बना हुआ था बस। तो लोगों ने कहा ये कौन सी ख़ास बात है, एक दायरा क्यों लगाया गया है यहाँ पर? तो उन लोगों को बताया गया कि ये दायरा प्रकार से नहीं बनाया गया। अच्छा। इस दायरे को बगैर प्रकार के हाथ से बनाया गया। अच्छा। तो ये उस शख्स की महारत थी। तो उस शख्स से पूछा गया कि भाई ये इतनी आसानी से तुम 1 सेकंड में दायरा बना लेते हो? तो उसने बताया कि मेरे 35 साल इस दायरा बनाने में गए, वरना दायरा ऐसे बनता नहीं है इतनी आसानी से। तो उसकी रियाजत इतनी ज़्यादा थी कि उसने एक जगह पेन रखी और उसको घुमाया तो वो दायरा ही बनेगा और बिल्कुल दुरुस्त परफेक्ट बनेगा। तो ये रियाजत से आता है। मिसरा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जहाँ तक शेर की बात करूँ मैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि शेर के लवाजमात जो होते हैं, उसूल व ज़वाबित, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा। एक रदीफ़ होनी चाहिए। हाँ। उससे पहले एक काफिया होना चाहिए। रदीफ़ और काफिया आ गया, और एक बहर होनी चाहिए। कोई भी एक बहर। ये 3 चीज़ें हुई, बहर, रदीफ़, काफिया। इन 3 चीज़ों में एक मजमून डालना है हमें। अच्छा। जो पहले मिसरे से शुरू होगा और दूसरे मिसरे पे ख़त्म हो जाएगा। ये 4 चीज़ें जिस चीज़ में है उसको शेर बोला जा सकता है। सही। क्योंकि नस्र और नज़्म में जो फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क, वो बहर का है। यानी मैं तेरे घर जब जिस दिन आया था, ये हमने बोल दिया तो ये नस्र है। अच्छा। लेकिन इसको हम जब बोलेंगे नज़्म में तो उसको बोलेंगे मैं जब तेरे घर आया था।
फेलुन 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 फेलुन। क्या बात। नासिर काज़मी का मिसरा है। तो इसी बात को कि मैं तेरे घर जब आया था, जिस वक्त मैं तेरे घर आया था, इस बात को बहर में बोलने के लिए उसको बहर में बोलना पड़ेगा कि मैं जब तेरे घर आया था तू कहीं बाहर गया हुआ था। हाँ। तो ये जो बहर चलती है ये नस्र को नज्म करती है। अच्छा। हाँ, तो शायरी शेर जो है अब इन 4 चीज़ों पे शेर होता है। बराबर। कि बहर भी होनी चाहिए, एक मजमून होना चाहिए, रदीफ होनी चाहिए और काफिया होना चाहिए। अब इन चारों चीज़ों को हम जब मिलाएंगे और एक चीज़ तैयार हो गई तो वो जिसको बोलेंगे मीज़ान होता है जांचने का, उस पर वो कसौटी पर पूरा उतर जाएगा कि भाई ये शेर है। अब जैसे मिसाल दूं मैंने कि मैंने उसको दावत दी थी, उसने खाना खाया होगा, ये मैंने एक शेर बोला जिसका है कि फेलुन 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 फेलुन, ये वज़न चल रहे। खाया जो है काफिया है। हाँ। और होगा रदीफ, रदीफ भी हो गई, काफिया भी हो गया, बहर भी हो गई और एक मजमून मुकम्मल हो गया कि मैंने उसको दावत दी थी, उसने खाना खाया होगा। तो ये कसौटी पर पूरा शेर है मुकम्मल। लेकिन क्या ये शेर है क्या? जब कसौटी पर तो फिर उसको शेर कहा जाएगा। तो इसको शेर मानते क्यों नहीं लोग? क्योंकि इसमें शेरियत नहीं है। अच्छा। कोई पैगाम, कोई बड़ा मजमून, कोई ऐसी बात जो शेर की डेफिनेशन ये है कि जिसे सुनते ही साहिब दिल झूम उठे, वो शेर है। अब जब मैं ये शेर पढ़ूंगा कि मैंने उसको दावत दी थी, उसने खाना खाया होगा, तो ये किसके दिल पर लगा? या सोचने पर कौन मजबूर हुआ, या कौन है जिसके मुंह से वाह निकल गई? जबकि ये शेर है। तो ये फ़र्क होता है कि रियाजत से जो शेर बोले जाते हैं 20-25 साल लगते हैं, उसके बाद जो शायरी होती है तो उसमें आदमी अपने तजुर्बात, अपने एहसासात, अपने जज्बात उसमें भरपूर डालता है, मानी आफरीनी और तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए एक शेर बनता है। सही। और उसको बोला जाता है कि ये शेर है ना। किसी भी चीज़ के हवाले से जब पीछे मेहनत होगी, स्ट्रगल होगा, तब बाद में निखार उसमें पैदा होगा। और शायद इसीलिए कहा भी गया है कि खुद से चल के नहीं ये तरह से सुखन आ जाए। हाँ, पाँव दावे बुजुर्गों के तो ये फन आ जाए। तो आपको स्ट्रगल करना ही है किसी भी फील्डों में हो। हाँ। तो फरहान दिल साहब ये भी बताएं कि इतने सारे आपने कलाम लिखे जी। हमद भी है, नाज शरीफ भी है, गज़लें, नज़में, मनकबत वगैरह भी आपने कई बुजुर्गों की लिखी होगी, उस पर भी इंशाल्लाह ताला भी हम लोग बात करेंगे। कितनी तादाद होगी कलाम की ऑल ओवर अगर उसको काउंट करें तो? शायरी मैंने शुरू की थी बाकायदा तौर पे 97 से तो मैंने पहला दूसरा शेर कहा था। और 93-94 में जब 27-28 साल हो गए फिर 9th 10 में थे तो थोड़ा एक दो शेर बोलता रहता था मैं। और उस वक्त से आज तक तकरीबन 4000 गज़लें हैं। क्या बात। उसमें हमद, नात, गज़लें सब है। गज़लें 4000 है, सब मिक्स है। अच्छा। तमाम मिलाकर बहुत है। तो 4000 के करीब हो चुकी है। दीवान वगैरह कुछ? पहला एक मजमुआ हम लोगों ने 2021 में तरतीब दिया था। अच्छा। जिसका नाम रखा था दिल धड़कता रहा। दिल धड़कता रहा जी, मेरे पहला मजमुए का नाम है दिल धड़कता रहा, जिसके उसमें 100 गज़लें, 5 नज़में और उस मजमुए का जो सफ़ात की तादाद है 256 है। तो मेरे ख्याल से फरवरी 25 फरवरी 2021 को उसका इजरा होना था, लेकिन वो कोविड का मामला ख़त्म हुआ था और दोबारा से फिर आ गया था। सही है। तो पुलिस की तरफ से एक नोटिस आई जहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम मुनक़िद करने का फ़ैसला किया था, अंसार जमात खाना। तो वहाँ से फ़ोन आया कि पुलिस ने मना कर दिया, ये प्रोग्राम अब नहीं हो सकता जब तक कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। फिर दोबारा पूरे शहर में पोस्टर वगैरह लग चुके थे, लोगों 600 दावतनामा हम लोगों ने तकरीबन बांट दिया था 1200 दावतनामों में से। और पूरे शहर के अच्छे सुखन, फ़हीम, अदब नवाज अहबाब तक पहुंच चुका था। मैं और इरशाद भाई साथ ही थे, असर का वक्त था
अरशद मीना नगरी साहब के यहाँ मैंने उनको दावतनामा दिया। अच्छा। और कॉल आई अंसार जमात खाना से कि ये प्रोग्राम कैंसल। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने वो दावतनामा रखा और फिर हमारे हक में दुआएं की कि अल्लाह करे जल्द से जल्द ये कोविड खत्म हो जाए। ये देखो कैसी सिचुएशन थी कि दावतनामा दे रहे और कैंसिल का कॉल आ जा रहा है। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जत। पूरे शहर में तमाम चौराहों पे बोर्ड लग चुके थे, बैनर, और ऐलान हो चुका था, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो चुके थे। और प्रोग्राम मेरे ख्याल से 5 या 7 दिन बचे थे प्रोग्राम होने को, और ये फ़ोन आया था कि कोविड की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल। दोबारा अगले साल फिर नवंबर में 25 और 26 नवंबर का हम लोगों ने ऐलान किया, और उसके भी कुछ बैनर लगे, कुछ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उसके दावतनामे और लोगों तक जो खबर थी पहुंचाई गई। और सब एक मर्तबा फिर सब लोग रेडी हो गए कि भाई अब फरहान दिल का प्रोग्राम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 12 नवंबर को मालेगांव में कुछ कशीदगी हुई। सही। और उसकी वजह से जितने मेहमानान थे जो स्टेज पर आने वाले थे वो उन लोगों की गिरफ्तारी, दूसरी मर्तबा भी वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अब तीसरी मर्तबा ये डर लग रहा है कि मैं प्रोग्राम करूं और कोई बड़ी मुसीबत फिर आ जाए तो लोग बोलेंगे इसके किताब का हिजरा होता है और कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इंशाल्लाह एक अच्छे मौके पे इंशाल्लाह ईद के बाद, हालांकि है अभी तो आने वाले दिनों में शब बारात है, माह रमज़ान है। जी। तो ईद रमज़ान में भी किसी अच्छे दिन का इंतखाब किया जा सकता है। हाँ, एक अच्छा मौका देखकर ईद की छुट्टियों में असल में जो बाहर टीचर्स हैं हमारे, मुलाजमत के लिए बाहर गए, वो लोग पूरे शहर में आ जाते हैं। ऐसा वक्त हो कि बाहर के मेहमान आ सकें। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी आ जाएं। तो ईद के बाद इंशाल्लाह उसको इस प्रोग्राम को रखेंगे। अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि इस बार हमारा इजराई प्रोग्राम अच्छे से तरतीब पा जाए। फरहान दिल साहब, हमद बारी ताला है जी, नाज शरीफ है, गज़ल है, नज़्म है, ये 4 चीज़ें हो गई। अब इनमें से कौन कौन से वो कलाम है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? मेरे कलाम? हाँ जी, आपके। नात का मामला तो ऐसा है कि मैंने जो एक रिवायती अंदाज था नात का, तो उसमें मैंने थोड़ी सी जिद्दत की थी। अच्छा। ऐसे अल्फाज जो नात में नहीं लाए जाते थे, मैंने उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके नात में इस्तेमाल किया। जैसे चक्कर ना हज कमेटी के काटूं न कोर्ट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के, अल्लाह मेरे जिस्म पे 2 पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। क्या बात। तो ये कोर्ट, सपोर्ट और पासपोर्ट और चक्कर, ऐसे अल्फाज का नात पाक में लाना, और भी बहुत से शोरा ने किया है। हमारे बुरहानपुर के अब्दुल रहमान जामी, वो इस मामले में बहुत मशहूर हैं। और उनका अभी पिछले किसी प्रोग्राम में उन्होंने कुछ पढ़ा भी था, कुछ ऐसा ही। उनके हर कलाम ऐसे ही होते हैं। ऐसा? हाँ, उनके बहुत, यानी रदीफ और काफिया और ऐसे अल्फाज से बहुत खेलते हैं। अब्दुल रहमान जामी इस मामले में बहुत मशहूर थे। और एक दोस्त हैं नागपुर के, अजहर, मोहम्मद अजहर नाम है, अजहर हुसैन जी, वो भी इसमें कमाल करते हैं। वो जब नात लिखते हैं तो अब बीपी, ब्लड प्रेशर, उसको उन्होंने रदीफ बनाया, चढ़ते चढ़ते उतर गया बीपी। हाँ, और पूरी नात वैसी लिखी, और बहुत सी नात। वाह। तो ये काम मैंने भी किया था, तो इसमें थोड़ी सी मकबूलियत मिली, लोगों की दाद मिली। जैसे एक है कि कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस, ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। क्या बात। किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। क्या बात। तो ये नए पैराए में, जदीद पैराए में मैंने लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सराहना मिली मुझे। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नाज़िम मुशायरा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब, उन्होंने मेरे इन सब कतात को पसंद किया
और बाकायदा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मुशायरा होता है, नातिया जलसे होते हैं, वो मेरा नाम लेकर उन्होंने ये कतात पढ़े। और उनकी वजह से इरशाद भाई हमारे जो बैठे हुए हैं, इरशाद भाई मालेगांव क्या और मालेगांव से बाहर क्या, जी जी जी, जहाँ भी नातिया मुशायरा होगा तो मेरे कतात इरशाद भाई ने यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तक उनकी पहुँच थी, इन कतात को, इन कलाम को पहुँचाया। और इन लोगों के ज़रिए फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोगों ने देखना शुरू किया, यूट्यूब पे, और मुझे एक अलग मकाम मिला नात में। मॉडर्न वर्ल्ड है, आपने इस्तेमाल किया। अब्दुर्रहमान जामी साहब का नाम अभी आपने लिया, अजहर हुसैन, तो अदब नवाज तबके में ये सराहा गया है, इसकी सराहना हुई है, या फिर वो किस नज़र से देखते हैं? नहीं, अच्छा समझते हैं इसे? आज तक किसी बुजुर्ग शायर, किसी मोतबर शायर, यानी वहाँ से एतराज़ नहीं आया। अच्छा, वजह ये है कि कोई लफ्ज़ जो होता है वो मोतबर और गैर मोतबर नहीं होता, उसको बरतने का सलीका होना चाहिए, उससे वो बनाता है। उसका सलीका होना चाहिए कि हम किस मौजू पर उस लफ्ज़ को बरत रहे हैं। बराबर। अब बहुत अच्छे अच्छे मोहतरम अल्फाज हम उठा लेवे और किसी ऐसी, यानी बोलना चाहिए, ऐसे शेर में इस्तेमाल किया जाए जो मुनासिब नहीं है, सही, तो वो उस शेर की अहमियत हमने ख़त्म की। बराबर। तो ये चीज़ है, आज तक किसी जगह से एतराज़ नहीं आया कि भाई आपने चक्कर या पासपोर्ट या मोबाइल ये नात में क्यों लाए, कभी एतराज़ नहीं। बाकायदा जितने भी बुजुर्ग शोरा है उन्होंने सराहना की, दाद दी और दुआएं दी। और फिर है भी ना ऐसा ही कि हर जायका हर किसी को पसंद नहीं है, हर खुशबू हर किसी को पसंद नहीं है, हर कलर हर किसी को पसंद नहीं है। तो जब कई तरह की खुशबू, कई तरह के कलर्स, कई तरह के जायके होंगे, तो जिसकी जो पसंद होंगी वो उसको उठा लेगा। सही बात है। बात कर रहे थे फरहान दिल साहब के हमद, नाते पाक, गज़ल और नज़में और मनकबत कितनी, कौन सी कितनी हिट हुई, कितनी चली मॉडर्न दौर में, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पर भी हो या फिर ऑन पेपर, जिस तरीके से भी हो? देखिए, असल में हम लोग जो शायरी करते हैं, मैं हूँ, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब हैं, इरशाद भाई हैं। जी जी जी, नाज़रीन ये सब हमारे मालेगांव शहर के हीरे हैं, ये सब मालेगांव शहर के नाम है जो फरहान भाई ले रहे हैं। जी, तो हमारे दोस्त हैं राशिद साकिब हैं। हम लोग असल में जब बैठते थे मछली बाज़ार में 2006-07 में, जी, अनीस बोस्तानी साहब हैं, और हम लोगों के साथ एक बुज़ुर्ग शायर बैठते थे, इजहार सलीम और लई हाशमी, मुकीम असर ब्यावली साहब के पास बैठते थे। तो मालेगांव के शोरा को तो हम लोग सुनते रहते थे बचपन से। अब मालेगांव के शोरा में राहत इंदौरी साहब जैसे हिंदुस्तानी शोरा में जौहर कानपुरी साहब, तो ये एक अलग शायरी है, मुशायरों की शायरी एक अलग शायरी है। फिर हम लोगों के ग्रुप में जो बैठने वाले लोग थे, वो उसमें ना इफ्तिखार आरिफ साहब का, पाकिस्तान, उनकी गज़लें, फिर अहमद फराज साहब को जिसने भी पढ़े उनको पता है कि अहमद फराज साहब के 14 मजमूए हैं, और किसी भी मजमूए से आप कोई भी एक गज़ल उठा लें तो वो उनकी नुमाइंदा गज़ल होगी। क्या बात। हाँ, यानी ऐसा नहीं कि ये छोटी है, ये कम मशहूर है, ये ज़्यादा मशहूर है, नहीं, उनकी हर गज़ल अहमद फराज की, वो अहमद फराज की ही गज़ल लगती है कि कहीं से भी एक गज़ल उठाई जाए तो हम लोगों के सामने ना एक मेयार आ गया कि भाई शायरी करनी है तो फिर अहमद फराज साहब जैसी करनी है, फैज़ अहमद फैज़ जैसी करनी है। अब एक बड़ा इम्तिहान ये है उस दिन से, जब से शायरी शुरू हुई है, कि हमको लिखना तो है मेयारी शायरी, और हमारे सामने जो मुशायरे होते हैं उनमें शादियों के मुशायरे हैं और जो भी आवाम के मुशायरे होते हैं, वहाँ पर लोग सुनने बैठे हैं हालात हाजरा, गरीबी, भुखमरी और परेशानियाँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ शेर। तो बड़ी परेशानी ये है कि हमको सुनाना है ये शायरी, और हमको करनी है अहमद फराज और बशीर बद्र साहब ऐसी शायरी जो आज सुनी नहीं जा सकती। लेकिन मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब हैं, इरशाद भाई हैं, इन्होंने कि शायरी वही करो जो हमको अच्छी लग रही है, ताकि वो किताब में भी आ जाए, और उसको जब हम स्टेज पर जाएंगे तो हमको वही पेश करना है। एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा ऐसा होगा कि हम शायद ना चलें, और चलना क्या है,
मैं एक बात यहाँ और अर्ज करूँ कि शायरी क्यों चलने के लिए की जाए। आज कुरान पाक का जिक्र किया जाए, अहादीस का जिक्र किया जाए, उलमा के बयान का जिक्र किया जाए, उनका मकसद अगर चलना हो जाता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाऊं और लोग मुझको सुनने की गरज से आएं, तो ये मकसद ही गलत है। मैं समझता हूं कि अगर कुरान का इल्म है, अहादीस का इल्म है, बयानात हैं, ये लोगों पर बार पड़ते हैं, ये बैठी हुई आवाम के जहन पर बार होता है कि उनको समझाया जाए, उनको राह रास्ते पे लाया जाए। ये पकड़ पकड़ कर बताने वाली चीज़ें हैं। तबलीग कोई ऐसा नहीं है कि आप एक मजमा लगाएं और लोग शहद की मक्खी के जैसा आ जाएं और शौक से आपकी बातें सुने। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो शायरी को हम क्यों समझते हैं कि लोग, हम ऐसी शायरी करें कि लोग आकर भीड़ जमा कर ले। ये भी एक पैगाम है इंसानियत का, शरीयत का इल्म, और जो कुछ भी हमारे दिमाग में है कि ये अच्छी बातें हैं, इससे आवाम की इस्लाह होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आवाम वो जो हमारा कलाम है वो सुनने के लिए आएगी नहीं, और वो आई भी है तो वो कुछ और सुनने आई है, एंटरटेनमेंट करने आई है, तफरीह के लिए आई है। उस जगह पर हमारा काम ये है कि भाई हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसे लहजे में एक पैगाम भी दे दें कि उनको शायरी भी अच्छी लग जाए और एक पैगाम भी चला जाए। तो ये मकसद था कि यानी बोलना चाहिए कि असल यही है। असल में एक मर्तबा हम लोगों का जो नज़रिया है फराज की शायरी, इफ्तिखार आरिफ की शायरी, एक वाक़या मैंने सुना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे और एक शायर ने एक शेर कहा। उसका मफहूम कुछ ऐसा था कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को हलाल रिज़्क दूँ, मेहनत मजदूरी करके हलाल रिज़्क लाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। एक वाक़या मैंने सुना था, याद नहीं है कहाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को बहुत पसंद किया था और कहा था कि देखो ये शायरी है। शायरी के बारे में आयत भी उतरी हुई है कि ये वो लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं और तखय्युलात की वादी में भटकने वाले लोग हैं। लेकिन उसमें एक आगे है कि मगर वो लोग जो इल्म व हिकमत की बातें करते हैं। तो अगर हमारी शायरी में हिकमत की बातें हैं, किसी की इस्लाह हो रही है, इंसानियत से करीब करने वाली शायरी जो है, बुराइयों से रुकने वाली, अच्छाइयों की तरफ तरगीब देने वाली शायरी है, तो ये असल शायरी है। वरना तखय्युलात की वादी में भटकने के लिए तो बहुत से शेर हैं। लेकिन मेरी भी कोशिश यही होती है कि मेरे शेर से कोई एक ऐसी बात लोगों तक पहुंच जाए कि वो अच्छाई की तरफ रागिब हो जाए। फरहान दिल साहब, हमारे पड़ोस के मुल्कों से हम पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और आए दिन वो वीडियोस आते भी है यूट्यूब पर के इंडिया वालों ने पाकिस्तान की बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी उनकी कंपोजिंग, बहुत सारे उनकी ट्यून्स जो है तो हम लोगों ने कॉपी की है और उसको इधर उधर इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया को तो रहने दीजिए। अभी हम अपने शहर मालेगांव की अगर बात करें तो कई शोरा के कलाम अपने नाम पर शाये करना, मक्ता तब्दील करके अपने नाम से पढ़ देना, इस तरीके से कई मर्तबा हुआ है। और नाज़रीन, अगर यूट्यूब पर आप जाकर देखें, बेटी तो रहमत है, हाँ बेटी तो है, हाँ बेटी अल्लाह की रहमत, बेटी अल्लाह की रहमत है, इस टाइटल से आपको एक नहीं कई कलाम मिल जाएंगे जिसमें आपको करोड़ों में व्यूज़ मिलेंगे, करोड़ों में। वो कलाम आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान के किसी शायर का होगा या किसी जगह के किसी शायर का होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चौंक जाओगे सुनकर। वो कलाम किसी और का लिखा हुआ नहीं, बल्कि वो हमारे शहर अजीज़ मालेगांव शहर के एक अजीम शायर फरहान दिल साहब का लिखा हुआ है। उसमें कुछ बताएं आपके वो क्या वाक़या हुआ, ये एक हादसाती तौर पर हुआ, ये क्या था कि कलाम तो आपका था लेकिन वहाँ पर चल पड़ा और करोड़ों में आज उसके व्यूज़ है। एक चैनल्स पर नहीं, मल्टीपल अकाउंट्स पर वो अपलोड हुआ और करोड़ों में व्यूज़ है उसकी, हैरत होती है जी। ये जो कलाम था 2017 में, धूलिया में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, इस उन्वान से एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। और 8-10 दिनों पहले मुझको फ़ोन आया कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मौजू पर आपको कुछ भी जो भी आपको लिखना है, नज़्म, गीत, गज़ल,
आपको लिखना रहेगा। मैंने कुछ कतात वहाँ पर लिखे और फिर मैं सोचने लगा कि एक नज़्म लिखी जाए। तो एक बयान मैंने सुना था, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का एक वाक़या पूरा मंजूम, मेरे ख्याल से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनके बयान जो इस्लाह माशरा का करते थे ना, उसमें उन्होंने पूरा वाक़या बताया था। वो जहन नशीन था मुझे। तो मेरे साथ पापा कव्वाल, अब्दुल रहीम पापा कव्वाल, जो मालेगांव के बहुत अच्छे कव्वाल हैं, वो बैठे हुए थे। मैंने कहा यार पापा भाई इसको मंजूम कर दूं क्या मैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए। तो रात में 12-1 बजे हम लोग बैठे थे चाय पीते हुए, और वहाँ मैंने इस वाक़े को पूरा मंजूम किया। वाक़या आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि ज़माना जाहिलियत में एक शख्स था, उसकी बेटी जब पैदा हुई तो उसको बहुत नागवार गुजरा कि अब लोग मुझ पर तंज करेंगे, बेटी का बाप है। तो वो बहुत इसमें कश्मकश में रहता था और उसने सोचा कि मैं इस बेटी को दफन कर दूंगा जिंदा। और उसकी बेटी जब थोड़ी 7-8 साल की हुई तो एक दिन बहाने से उसको घुमाने के लिए लेकर निकले, और उन्होंने बाकायदा कब्र खोद कर उस बच्ची को दफन किया। उस वक्त के वाक़यात, पूरे मंजर, एहसासात, जज्बात लिखे। और जब ये वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सुनाया तो वो ईमान ला चुके थे, इस्लाम की दौलत से सरफराज हो चुके थे। नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसमें एक बात ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो कर इस पूरी दास्तान को सुना था और ये कहा था कि आइंदा मेरे सामने मत आना। अच्छा। हाँ, अगर आप मेरे सामने आओगे तो फिर मुझे पूरी बात याद आएगी कि वो बच्ची कैसे, उसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि वो बहुत, यानी एक मामला ये था कि ठीक है अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए क्योंकि ये ईमान लाने से पहले की हरकत थी, लेकिन आइंदा मेरे सामने आने से एतराज़ करना। तो ये पूरा वाक़या ना मैंने 50-52 अशार में पूरा लिखा और धुलिये में जाकर मैंने सुनाया। आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझसे, मेरे बाद 5-7 शायर बचे हुए थे और मुझसे पहले भी 5-7-10 शायरों ने अपना कलाम पेश किया था। तो ऐसी खामोशी से वो कलाम पहली मर्तबा सुना गया था कि अगर सुई भी गिरेगी मजमे में तो आवाज़ आएगी। पहली मर्तबा आपने पढ़ा भी था उसे? सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू, और मैं पढ़कर बैठ चुका था, लेकिन नाज़िम मुशायरा कुछ बोलने के उसमें नहीं था कि कुछ बोल सके माहौल। उसके बाद नाज़िम मुशायरा ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और कहा कि भाई हम अगले शायर को आवाज़ देते हैं। तो शायरों ने, जो मुझसे बड़े शायर थे वहाँ पर, शकील इब्न शरफ वगैरह, उन लोगों ने कहा कि मुशायरा ख़त्म कर दिया जाए। क्या बात। हाँ, इसके बाद यानी यहाँ पर अब क्या पढ़ा जाएगा, सब एकदम माहौल चेंज हो चुका था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर में ये हुआ कि नहीं, जो लोग आए हैं उनको जो कलाम लाए उनको सुनाना चाहिए, और फिर उसी माहौल में वो मुशायरा ख़त्म हुआ था। बाद में मेरे ख्याल से 2021 की बात है, एक दोस्त का फ़ोन आया कि आपका पूरा वो कलाम जो है पाकिस्तान में किसी अनस यूनुस नाम के आदमी ने हीरा गोल्ड चैनल पर डाला है। और जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उस वक्त 22 लाख व्यूज़ हो चुके थे। तो फरहान भाई, यहाँ पर ये जानने वाली चीज़ है कि आपने धुलिया में पढ़ा जी, तो वो कलाम फिर यूट्यूब पर मैंने फेसबुक, मैंने फेसबुक, हाँ, अच्छा, 26 मार्च 2017, हाँ, ये वो तारीख है जब मैंने फेसबुक पर वो कलाम राइटिंग में अपलोड किया, पोस्ट किया। मेरी आदत है, मेरे तमाम दोस्तों को पता है कि मेरी जो भी गज़ल होती है वो गज़ल मैंने लिखी और उसको फेसबुक पर उसी दिन मैं अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों का जो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पर, उस पर मैं वो कलाम डाल देता हूँ। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो 22 लाख व्यूज़ हो चुके थे। अच्छा। फिर वहाँ मेरे जो दोस्त थे, शारिक पीरज़ादा साहब और जितने भी इंदौर से, दिल्ली से जो हमारे शायर दोस्त हैं और शेर फहम दोस्त हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ करना शुरू किया। अच्छा। हीरा गोल्ड चैनल पे जाकर उस वीडियो पर कि भाई ये नज़्म चोरी की है, ये अनस यूनुस साहब की नहीं है,
ये मालेगांव से, इंडिया से फरहान दिल की लिखी हुई है। तो वो जब कमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुई तो हीरा गोल्ड चैनल वालों का फिर मुझको मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि भाई हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं और ये नज़्म अनस यूनुस साहब ने हमारे सामने लाई थी और उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि भाई किसकी है, क्या है। और अनस यूनुस साहब ने पढ़ा और हम लोगों ने इसको वीडियो बनाया, लाखों रुपया खर्च किया इस नज़्म पर। और अब ये नज़्म अपलोड हो चुकी है और अपलोड होने के 1-2 दिन बाद अगर आपका एतराज़ आता तो हम लोग इस वीडियो को डिलीट कर देते। अब मसला ये है कि 22 लाख व्यूज़ हो चुकी है, तो हम लोग इसको एडिट भी नहीं कर सकते, वीडियो निकाल कर फिर वहाँ पे कलाम फरहान दिल लिखना। नहीं सही। तो बोले यार हम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन हम इस फैसले पर राज़ी हैं कि अगर आप चाहें तो हम लोग वो वीडियो आज से डिलीट कर देंगे। तो मैंने कहा कि अब इसका क्या इलाज है, तो फिर कहने लगे कि थंबनेल पर और डिस्क्रिप्शन में हम लोग इतना एडिट कर सकते हैं कि ये शायर फरहान दिल मालेगांव इंडिया, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इतना भी बहुत है, मेरा नाम, मुझे कोई पैसा वगैरह तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा हक तो चाहिए। हाँ सही है। तो फिर उन्होंने उसको किया और आज वो नज़्म 3 करोड़ के आसपास लोग देख चुके हैं। और वो भी नाज़िन सिर्फ हीरा गोल्ड पर 3 करोड़ है और जो दीगर चैनल्स पर है वो भी लाखों करोड़ों में ही है। तो वो ऑल ओवर अगर उसको काउंट करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और एक नज़्म थी माँ वाली, माँ के नज़्म पे, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, ये मैंने लिखी और दोस्तों को सुनाई, मालेगांव में सुनाना शुरू किया स्टेज पर। ये भी बहुत हिट हुई और इसको भी मैंने फिर फेसबुक पर अपलोड किया। मुझे चोरी का डर नहीं है भाई। वो एक बहुत मशहूर कहावत है इरशाद भाई कि सुहागन का बच्चा घर के पिछवाड़े ही खेलता है। अच्छा। हाँ, अगर औरत सुहागन है तो उसको बच्चा गुम हो जाने की फिक्र नहीं है, वो इतनी ही जल्दी आएगा जैसे घर के पिछवाड़े से आवाज़ देने पर एक बच्चा फिर आ जाता है। क्या बात। तो हम लोगों को लिखने का शौक़ है, लिखते हैं। तो हमारे लिए, और चोरी होती नहीं है इरशाद भाई। आप किसी की भी नज़्म, किसी को देखें कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ की नज़्म चोरी की है, गज़ल चोरी की है, वो बात सामने आती है और हमारी ही तशहीर का बाइस बनती है। लोगों को पता होता है कि कौन लिख रहा है और बहुत से वाक़यात हमारे शहर में और हिंदुस्तान में मौजूद है कि किसी का कलाम किसी ने पढ़ दिया लेकिन वो कोई हासिल भी नहीं है। तो इस पर मुझे कोई वो भी नहीं है, तासुब भी नहीं है। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, इसको रिहान ताबिज साहब ने पढ़ा और फिर उन्होंने एक किताब निकाली। उस किताब में उन्होंने ये किया कि जिसका कलाम है वो, उसका कलाम लिखने के बाद उस शायर का नाम भी लिखा और उस किताब को शाये भी करवाया। ज़ैनुल अब्दीन साहब हैं कानपुर के, वो भी नातिया जलसों में, नातिया मुशायरों में ये कलाम पढ़ते हैं और कहीं नाम लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं। फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं भाई मैं आपका कलाम पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैंने उन्हें मना किया है कि अब आप ना पढ़ें वरना मैं कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। देखें अब इतनी दूर का मामला है, मालेगांव से कानपुर, और वो हिंदुस्तान के किस कोने में पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो यहाँ पढ़ दिया जाए। तो उनको मैं फिर एक बार कहूँगा कि अब ये कलाम पढ़ना बंद करें, या कम अज़ कम अगर आप ये नज़्म पढ़ रहे हैं तो उसके आखिर में या शुरू में बोल दें कि ये नज़्म मेरी नहीं है, सही है, ये नज़्म फरहान दिल की। सही है। और वो यकीनन वो शायर का हक भी होता है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अदबी माहौल है और अखबार में कोई रिपोर्ट शाये होती है जी, अगर आपके हवाले से कोई रिपोर्ट शाये हुई और बाद में अगर आप उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो आप अखबार उनके अदारे के नाम लिख के शुक्रिया के साथ उसे किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अप्रिशिएट करना जानते हैं, जिसका जो हक है वो देना जानते हैं। तो दूसरों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जब हम किसी को उसका हक देते हैं तो आपस से हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। कितने बुजुर्गों की मनकबत आपने लिखी? ये बात तो मुझसे बेहतर अब्दुल रहीम पापा कव्वाल आपको बता सकते हैं। अच्छा। कि मैं अपनी दुकान पर बैठा रहता था और पापा भाई को पता है कि किससे काम कैसे लिया जा सकता है। अहले कलम जितने भी शायर हैं मालेगांव में, रफ़ीक सरवर साहब हैं, हारून अक्सीर साहब हैं, इरशाद अंजुम वाहिद अंसारी साहब हैं,
क्या नाम है उनका जो यहाँ आए थे? खालिद अनवर साहब? नहीं, वो जो बहुत मशहूर है मन के बात लिखने में, फारूक रज़ा साहब है। हाँ, तो ये ऐसे शायर हैं जो फारूक रज़ा नूरी साहब जी, ये ऐसे शायर है कि ये अपनी ज़िंदगी के अपने मसरूफियात में लगे रहते हैं। हाँ, सही है। तो पापा कव्वाल हैं और जो इनके ग्रुप के लोग हैं, ये लोग वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि फ़ला फ़ला ऐसी ऐसी बात है। एक बुज़ुर्ग हैं उनका, अगर वो जानते हैं तो ठीक है, वरना उनके पूरे कवायफ वो दे करके भाई ये फ़ला शहर के हैं और उनके मशहूर वाक़यात ऐसे हैं, उनसे वो पूरी मन के बात लिखवाते हैं। तो इसका सिलसिला पापा भाई से ही शुरू हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, और साबिर पिया कलियरी, उनके बारे में मैंने बहुत सारे कतात भी लिखे, मनक़बत भी लिखी। और शहर मालेगांव में जितने भी पाटना की मज़ार है, बुज़ुर्ग जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से 30-40 तो तकरीबन हैं जिनका नाम का अपना पूरी मालूमात लेने के बाद उनकी सवाने हयात किसी से पूछ कर पूरा उसका तज्जिया करके फिर मैं उस पर लिख कर मैंने पापा भाई को दिया। करबला पर भी कुछ? करबला पर बहुत है। क्या बात है, कुछ हो जाए कुछ अशार। हाँ, देखिए ये एक मनक़बत, इसका जो मतला है जी कि जले रहेंगे क़यामत तलक खुदा के चिराग, कि ये चिराग हैं दरबार मुस्तफ़ा के चिराग। क्या बात। जले रहेंगे क़यामत तलक खुदा के चिराग, कि ये चिराग हैं दरबार मुस्तफ़ा के चिराग। अब इसमें एक वाक़या इस शेर में मैंने ये भी मतलब ही है कि किसी एक उसूल है दुनिया का, अगर आप कहीं मौजूद हैं, अंधेरे में हैं, और आपके घर पर दस्तक हुई या कोई शख्स आपके करीब आया, तो आप उसको पहचानने के लिए कि ये मेरा अपना है या कोई पराया है, दुश्मन है या दोस्त है, ये देखने के लिए आप रोशनी करेंगे। सही। चिराग जलाएंगे ताकि उसका चेहरा नज़र आ जाए और आप समझ सके कि ये मेरा अपना है या पराया है, मेरा दोस्त है या दुश्मन है। ये उसूल दुनिया का उसूल है बराबर। लेकिन हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का उसूल देखिए कि जो देखता है ज़माना जला जला के चिराग, मेरे हुसैन ने देखा वही बुझा के चिराग। क्या बात है, ये भी उस खेमे वाले बात की तरफ कि उन्होंने चिराग इसलिए बुझाया कि अपने और पराई की पहचान हो जाए। बहुत गहरी बात। जबकि चिराग जलाकर पहचान की जाती है, हाँ, यहाँ बुझाकर कि जो देखता है ज़माना जला जला के चिराग, मेरे हुसैन ने देखा वही बुझा के चिराग। तो बहुत अच्छे उसमें अशार काफ़ी हैं, तो बहुत सी मनक़बत लिखी है। अभी पीछे आपने मुकीम असर ब्यावली साहब का तज़किरा आपने किया था। बहुत सारे यादगार वाक़यात अलग अलग शोरा से उन्हें सुनने को मिलते कि जो उनके साथ जिन्होंने भी नशिस्त बर्खास्त की है, जिनको भी उनकी सोबत मिली है, तो क्या आपने देखा सुना, वहाँ से क्या आपने लिया? देखिए, शायरी या किसी भी शोबे में बहुत से लोग वाबस्ता होते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग वाबस्ता होते हैं, लेकिन जुनून की हद तक, दीवानगी की हद तक अपने फ़न से जुड़े रहना, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। और मुकीम असर साहब उसी ज़िमरे में आते हैं। सरहद लफ्ज़ नहीं जी, ये उन्हीं का दीवान। हाँ, कई दीवान, हाँ, 1 लाख अशार से ज़्यादा अशार उन्होंने कहे हैं। बहुत बड़े शायर थे और सादा मिजाज थे। जिसको हम बोलेंगे भोला आदमी, वो इतने सादा दिल थे कि आप उनसे खेल सकते हैं, आप अपनी जज्बाती बातों से उनका जहन किधर भी ले जा सकते हैं। किसी के खिलाफ कर देंगे तो वो उसको बोलने लगेंगे। अच्छा। तो वो इतने सादा थे कि वो जानते नहीं थे साजिशें क्या है या उर्दू अदब में कैसे कहाँ मकाम बनाना है। वो उनको लिखने का शौक़ था, वो लिखते थे और बेपनाह लिखते थे। एक मर्तबा इरशाद भाई, मैं वहाँ गया था, मुकीम असर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक नज़्म मैंने लिखी है और आप यकीन माने इसमें कोई मुबालगा नहीं है,
अगर वो नज़्म कहीं से हासिल हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने एक नज़्म लिखी, 2-3 पेज पर वो नज़्म थी, और शुरू से लेकर आखिर तक इतने अल्फाज, नए नए अल्फाज जो हमने सुने नहीं है, हाँ। जो हमने अपनी शायरी में इस्तेमाल नहीं किए, वो एक नज़्म में इतने मुनफरिद अल्फाज थे कि उनके लिए पहली बात तो लुगत लेकर बैठनी पड़ेगी, और कुछ अल्फाज के मानी हमको पता नहीं है, और अगर पता है भी तो हमने आज तक यूज़ नहीं किया। अच्छा। तो मुझे हैरत हुई थी कि एक शख्स एक नज़्म में इतने ज़्यादा अल्फाज कैसे ला सकता है, वो भी मज़ामीन के साथ। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ लफ्ज़ लिख दिए हैं मुश्किल। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा भी कि हज़रत आपने एक नज़्म में, उन्होंने सुनाया था मेरे ख्याल से वो 18 मिनट तक गई थी वो नज़्म। मैंने कहा हज़रत ये 17-18 मिनट की जो आपने नज़्म सुनाई है, मेरी पूरी शायरी में इतने अल्फाज अभी तक नहीं है। अच्छा। अलग अलग मानी वाले। हाँ, बहुत अलग आदमी थे, उनको जिसने समझा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सादा मिजाज थे, हालांकि बाज़ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि बहुत तेज़ मिजाज थे। हाँ, तो मैं जल्दी से किसी के ऊपर यही तो बताना चाह रहा हूँ कि वो बैठे हैं, आप गए और आपने कहा कि फला शख्स आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, फला शख्स ने ऐसा कर दिया, तो वो उसकी तहकीक भी नहीं करते थे। आपकी बातों पे भरोसा करके वो उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते थे। और इसीलिए लोगों ने उनसे खेला भी है। अच्छा। कि उनके पास बैठकर किसी की बुराई करके उनका पारा हाई कर देना, और फिर मज़ा, उनकी लुत्फ लेना कि भाई अब इनको गुस्सा आया। वो थे। और एक बात बता दूं कि जो भोला आदमी होता है, जो सीधा सच्चा आदमी होता है, वही जज्बाती होता है। वरना साजिशी तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि आपके सामने मुस्कुरा कर पूरा दिन गुजार देंगे, वो पता ही नहीं चलने देंगे कि उनके दिल में क्या है। सही। लेकिन मुकीम असर साहब का ये मामला था कि जो उनके दिल में है वो उनकी ज़बान पे है। उनकी नफ़रत अगर लोगों ने देखी है तो उनकी मोहब्बत भी हमने देखी है। बगैर किसी को चाय पिए, बगैर किसी को कोई चीज़ खिलाए उठने भी नहीं देते थे। तो मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत तेज़ मिजाज के साथ साथ ये अखलाक भी देखना चाहिए। वो तेज़ मिजाज हर वो आदमी होता है जो जज्बाती होता है, और जज्बाती आदमी सीधा ही होता है, सादा होता है, सच्चा होता है। सही है। फरहान दिल साहब, यही बताया कि एक दौर था और आप बहुत ज़्यादा जानवरों से, परिंदों से आपको लगाव भी था। वो शौक़ कैसे पैदा हुआ था कि पेट लवर भी इस मामले में हम आपको कह सकते हैं, बहुत लगाव था आपको जानवरों से? मेरी ननियाल जो थी, हाँ, वो कब्रिस्तान के पीछे थी, खेत वाला इलाका था, और मेरी ननियाल में बिल्लियाँ थी बचपन से, कबूतर थे, मुर्गियाँ थी, और कुत्ते पालने का शौक़ था, क्योंकि वो इलाका उस वक्त गैर आबाद था। हाँ, सही। चोरों का डर, और यानी कब्रिस्तान से बिल्कुल पीछे बुखारी बाग वगैरह, वह बुखारी का खेत जो था, बस तो वहीं था वो। दूर दूर तक कोई आदमजाद नहीं, जो घर वाले हैं उतने ही आते जाते थे। तो बहुत बहुत फासले पे कुछ मकानात बने हुए थे। तो नाना जो थे उन्होंने कुत्ता पाला हुआ था, और एक नहीं 2, 4, 5 रहते थे, जो हमेशा कोई नया आदमी आया तो भूखने लगते जरूरी थे। था उस वक्त। हाँ, तो सबसे मोहब्बत हो गई जितने जानवर थे, और कबूतर था, मुर्गियाँ थी, बिल्ली थी, यहाँ तक के खरगोश थे। तो बचपन से वो माहौल मिला था और उनसे मोहब्बत थी, तो पेट लवर बस बन गया मैं। और फिर मुझे शौक़ हुआ कि चूज़े वगैरह जो है मुर्गियों के नीचे अंडे बिठाकर चूज़े निकालता था, उनको बड़ा करता था, और अपने यहाँ सरदार मार्केट के पास जो बाज़ार है वहाँ मैं जाता था। और एक बात बता दूं कि बहुत बड़े कारोबार का मेरे दिमाग में तस्वुर नहीं आता। बुनियादी तौर पे मैं जो कारोबार है वो रोड पर खड़े रहकर गरीबों से सौदेबाजी करना और उनको कोई चीज़ पहुंचाना, ये मेरे मिजाज में शुरू से रहा है। तो जैसे सरदार मार्केट के पास खेड़े से औरतें, बच्चियाँ, बूढ़े शख्स आते थे और वो एक एक मुर्गी लेकर आते थे। किसी के पास एक मुर्गी, उसकी पूरी मिल्कियत है। अब वो ये बेचेगा, फिर चावल खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, और यहाँ से शक्कर वगैरह जो भी बाजार लेकर जाएगा तो उसका घर चलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं वो खड़ा होकर यानी उनको देखता रहता था। मालेगांव के जो मुर्गी व्यापारी है शायद मेरी बातों से नाराज़ भी हो जाए,
कि ये लोग पूरी टीम बनाकर चलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर एक आदमी आकर मुर्गी लेकर बैठा है, अगर उसकी कीमत 150 रुपये है तो पहला व्यापारी उनके पास जाएगा और 50 रुपये की मांगेगा। अब उसने 50 की मांग ली है तो जितने 12, 13, 14 व्यापारी हैं वो समझ जाएंगे कि इस मुर्गी को 70-80 रुपये के दरमियान खरीदना लेना है। तो कोई 55 की मांगेगा, कोई 60 की मांगेगा, कोई 70 करेगा। और एक तरीका आपको ये भी बता दूं कि गरीबों के पास पैसे वैसे भी नहीं रहते, तो ये लोग नफ्सियात से ऐसे खेलते हैं कि नोट जो है, जाहिर सी बात है गरीब के पास नोट जल्दी आती नहीं है। सही बात। तो वो क्या करेंगे, 10-10 की 7 नोट देंगे और बगैर उसको गिने उसके हाथ में यानी 7 नोट देंगे और मुर्गी उठा लेंगे। फिर वो गिनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे यार ये तो 7 है, मैं तो 200 रुपया बोला। तो फिर उसके हाथ से वो नोट ले लेंगे, फिर वो मुर्गी रख देंगे। फिर उसके बाद 2 नोट बढ़ाएंगे या 1 नोट बढ़ाएंगे और बोलेंगे चल ले तेरे मुंह की कीमत। अब वो समझेगा कि 200 रुपया बोला तो शायद 200 के आसपास कुछ होगा। फिर वो गिनेगा उसको बार 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 बार, फिर वो बोलेगा ये तो 9 है। तो उसको 10-15 मिनट तक उसको 9, 10, 11 नोट करेंगे वो लोग, ताकि उसके हाथ में बार बार पैसा आए और उसके फितरी तौर पर ऐसा लगने लगे कि ये पैसा मेरे पास आ चुका है और मुझको इससे सामान खरीदना है। और फिर वो पैसा उसके हाथ से वो फिर वापस ले लेंगे। तो जब वो जाने लगते हैं तो फिर उसको बहुत तकलीफ होती है कि यार अभी 15-20 मिनट तक ये पैसा मेरे हाथ में था और अब शायद ये पैसा मेरे हाथ से चला गया। तो वो उस कशमकश में 100 रुपये में, 90 रुपये में वो मुर्गी आपको दे देगा। तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मजबूरी का फ़ायदा, मजबूरी का फ़ायदा ही है ये। और सब मिले हुए रहते हैं। तो मैं शुरू में बचपन से देखता था ये, तो मैं क्या करता था, मुझे पता था वो उसूल के खिलाफ भी था उन लोगों की, व्यापारियों की, कि अगर किसी ने 80 रुपया 90 रुपया उसको लगा के हट गए, अब कोई व्यापारी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो मैं उसको 100-110 रुपया 10-20 रुपया ज़्यादा करके फ़ौरन वो मुर्गी ले लेता था। इंतज़ार ये करता था कि वो व्यापारी उस मुर्गी को रख देवे और हट जाए, यहाँ उसका सौदा टूट चुका है। तो मैं फ़ौरन वहीं खड़ा रहता था और मैं उसको 10-20 रुपया बढ़ा के वो मुर्गी ले लेता था। फिर मुझको किनारे ले जाकर बोलते भी थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस ख़ानदान से हो। ये उसूल नहीं है, जब कोई व्यापारी सौदा कर रहे तो वो उसको रख के हटेगा तो हम लोग नहीं मांग सकते उस वक्त तक, जब तक वो दोबारा आके फिर उससे ना ले। बोला नहीं, मेरे नज़दीक तो ये उसूल है कि आपने मुर्गी रख दी, अब ये सौदा आपका कैंसिल, और मैंने फ़ौरन बढ़ाकर ले ली। तो बहुत तकलीफ भी हुई मेरी वजह से व्यापारियों को। तो मेरा शौक है, मैं बचपन से खेड़े पर। उस वक्त तो चलता था कि अभी भी ऐसा? अभी भी ऐसे ही चलता है, अभी भी ऐसे ही चलता है, वो धंधा है। और एक चीज़ और बताऊं, एक फितरत है इरशाद भाई खेड़े के लोगों की क्या पुराने लोगों की, उनको ये बताया जाता है कि अगर आप घर से कोई चीज़ लेकर निकले बेचने के लिए, तो रास्ते में अगर किसी ने मांग लिया तो उसको इनकार मत करो। अच्छा। अगर तुमने पहली लक्ष्मी ठुकरा दी ऐसा कोई, तो फिर वो नहीं बिकेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि रास्ते में बाजार से, लोगों के घरों से बीच में ये लोग खड़े रहते हैं और बाकायदा जब ये वो लोग लेकर निकलते हैं तो ये रास्ते में ही मांग लेते हैं। और उसके बाद वो इनकार नहीं कर पाता कि पहला ग्राहक अगर छूटा तो फिर मसला हो जाएगा, इसको टोक लग जाएगी, फिर ये पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और अब वैसे एक बात और बताऊं कि अब खेड़े वाले होशियार हो गए। अब उनको पता है कि कितने का बेचना है, कैसे बेचना है, और अब वो टच से मस नहीं होते। अब अगर आप जाएंगे तो बड़ी कशमकश है। अब वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और ये जो व्यापारी हैं मुर्गी के, कबूतर के, ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। अब एक मामला खुल चुका है कि खेड़ों पर क्या चीज़ कितने की मिलती थी और यहाँ आकर कितने की बिकती है। क्योंकि होता ये था, शहजाद भाई के मंसूरा के जो पुल है, गिरना पुल, खेड़े वाले उधर से आते थे तो उनको पुल पर ही रोक लिया जाता था और 200 की मुर्गी 100 रुपये में ले लिए। अब 10 मुर्गी है 1000 रुपये की। अब उनको ये नहीं पता था कि ये तो
यहाँ उन्होंने खरीद ली और उसको सरदार मार्केट में ले जाकर व्यापारी बेचेगा। हाँ, वो जो वो खेड़े वाला था, देहात वाला, वो भी आएगा, हाँ, दाल चावल शक्कर वगैरह लेने वो भी आएगा। और उसने देखा कि मेरी ही मुर्गियाँ यहाँ पर 150-150 रुपये की बिक रही है, 200 रुपये की बिक रही है, तो उन्होंने बीच में देना बंद अब कर दिया। कम किया। बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अब वो लोग खुद आते हैं, अपनी मुर्गियाँ, अपने कबूतर वगैरह हाँ, बेचते हैं। सही है वो भी। और बहुत सारे जो बकरे का व्यापार जी, करते थे, जी। उनका भी ऐसे ही उनका कुछ भी यही करीब है। करीब देखा गया हाँ। कि वो भी रास्ते में से इस तरीके रोकते से हैं। माल लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कम में कुछ ऐसा मिल और जाएगा। बहुत ढिठाई से बस खींच के लाओ, हाँ, एकदम बेतकल्लुफी से हाँ, अरे हमने ला ले दे, लिया। अरे और चल ऐसा निकाल बहुत ले, उनको हाँ, बहुत ट्रिक है सबकी अपनी अपनी। हम्म, तो बस वहीं से शौक था। फिर मैंने दुकान डाली, और दुकान मैंने डाली थी शहजाद भाई रेडियम कटिंग की, हाँ, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट वगैरह होती है, वो मैंने डाली थी। और शौक के तौर पर यहाँ पर मैं उनका जिक्र करूँगा, मुस्तफ़ा भाई थे, मुस्तफ़ा अशरफ़ी, जेटी हाई स्कूल के सामने बंगार बाज़ार में उनकी अशरफ़ी फ़िश सेंटर है। हाँ, मुस्तफ़ा भाई थे, तो उनके पास मछलियाँ बिकती थी, रंगीन मछलियों का उनका कारोबार था। एक्वेरियम छोटे छोटे बनते थे, उसमें 1-2 मछली डालकर वो बेचते थे। तो मेरी दुकान पर मैंने एक एक्वेरियम बड़ा बनवाया 3 फीट का, और मुस्तफ़ा भाई से मैंने 10-20 पेयर मछलियाँ लेकर जोड़ी मैंने उसमें डाली। तो वो उस वक्त के लिहाज से थोड़ी सी नई चीज़ थी, तो लोग चलते चलते रुकते थे सही, और वो बोलते थे ये मछली कितने की देंगे। तो मैंने अगर 20 रुपये जोड़ी ली है तो मैं 30 रुपये में उनको वहीं एक प्लास्टिक की कैरी बैग में पानी लेता था, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मछली डालकर उनको 30 रुपये की देता था। और करीब ही मुस्तफ़ा भाई की दुकान थी, मेरी दुकान बुनकर बाज़ार में। हाँ, सही, फिर मैं उनसे 2-4 जोड़ियाँ ला के डाल देता था। तो वो लोगों ने मुझसे ख़रीदा, हालांकि मैंने अपने टेबल पर शो के लिए रखा हुआ था एक्वेरियम। तो फिर मैंने 2-3 एक्वेरियम करके वहाँ पे मछलियाँ बेचने लगा। और ऐसे ही वाक़या है लव बर्ड्स पालने का। तो जो मेरी दुकान में जो रैक लगी हुई थी, उस रैक में मैंने आगे की तरफ जाली लगा के पिंजरा बनाया, और उसमें 2 जोड़ी लव बर्ड्स मैंने अपने लिए रखे थे। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि किदवाई रोड बोले तो पूरे आसपास के जितने खेड़े 30-40 खेड़े, वहाँ के लोग किदवाई रोड आते ही हैं खरीदी करने के लिए। उनको वो चीज़ नज़र आती थी और वो लोग मांग लेते थे कि भाई ये परिंदा मुझको दे दो। तो मैं वो परिंदे बेच देता था। फिर अपना नया इस्लामपुरा के एरिए में जहाँ ये परिंदे पाले जाते हैं, ख़ास तौर पर इसलिए कि बेचें उनको, वो लोग 10-20 जोड़ा रख लेते हैं। फिर उनकी जो अफजाइश नस्ल होती है, उसको वो लोग उसमें से नए नए बच्चे निकाल कर 1-1 महीने का बच्चा वो बेचते हैं। फिर मैं नया इस्लामपुरा में घरों में जाता था और उनसे वो लव बर्ड्स खरीद के लाता था, और बड़ा अच्छा पिंजरा बनाकर फिर मैंने लव बर्ड उसमें भर दिए, और इस तरीके से पेट शॉप मेरी शुरू हो गई थी। और अब तो इस लाइन में काफ़ी जिद्दत आ गई बहुत है। बहुत वो जो बड़े वाला मिट्ठू आता है रंगीन, क्या बोलते हैं उसको, अमेजोन, उसकी ब्रीडिंग भी करवाई जा रही है। मकाऊ की ब्रीडिंग हो रही है, और वो लाखों रुपये 4 में लाख, सेल होता 6 है। लाख, 8 लाख रुपये। और अब ये भी सब अमीरों के एक शौक हो गए हैं कि वो नई नई चीज़ों को लाकर अपने यहाँ रखना पसंद करते हैं। मुशायरों के हवाले से फरहान दिल साहब बताएं कि कितनी जगह पर आपका सफ़र हुआ, किन किन शहरों में आपका जाना हुआ, और इन सफ़र में कोई यादगार वाक़या, इसलिए कि होता ऐसा भी है कि जो पढ़ने वाला बहुत अच्छा पढ़ता है, लोग उसको दाद तो दे रहे होते हैं, नजराना भी दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं नजरानों के साथ कई मरतबा कई नात खानों के साथ, कई शोरा के साथ कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हादसात भी हुए कि वो नजराने के नाम पर हाथ में कुछ और भी रख के चले गए। ऐसा कुछ आपके साथ? देखिए, मुशायरे तो बाकायदा तौर पर 2003 में मैंने, यानी दोस्तों में सुनाने के बाद, पहली नशिस्त जो थी इस्लामपुरा में बज़्म सुखन, हाँ, रियाज साहिबा साहब उसकी निज़ामत करते थे। अच्छा, और तरही मिसरे निकला करते थे, शोराय मालेगांव उस पर लिखते थे। तो उस पर वही जो मेरे एक दोस्त हैं जो आज रुमान अख्तर के नाम से मशहूर है, वो पहले मकसूद शर्की थे। अच्छा, उन्होंने 2-3 मिसरे दिए और बताया कि इस पर हमको गज़ल लिखनी है, बज़्म सुखन में जाना है।
तो उस पे एक मिसरा मिला था, और पहले ही मिसरा मैंने लिखकर बज़्म सुखन में शिरकत की थी पहले शायर के तौर पे। वहाँ रियाज साहिबा साहब ने मेरा इस्तकबाल किया, फूल वगैरह मुझे दिए गए, और फिर इर्तिकाए अदब, बज़्म इर्तिकाए अदब है, ऐसे तमाम नशिस्तों में 2-3 साल तक मैंने पढ़ा। और 2006 में मुश्ताक अहमद मुश्ताक, अनीस बोस्तानी, वाहिद अंसारी साहब, इन लोगों से मुलाकात हुई। और शहर में पहला बड़ा मुशायरा जो है वो खालिद अनवर साहब ने पढ़ाया। अच्छा। वो हम लोग सब साथ में बैठा करते थे, तो खालिद अनवर साहब को उस वक्त शेख रशीद साहब ने कंप्यूटर वगैरह दिया था 2006 में। तो उन्होंने पहला मुशायरा अंसार जमात खाना में पढ़वाया, और वहाँ से पहला मुशायरा, जो बाकायदा मुशायरा जिसको कहेंगे पब्लिक वाला, वो मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद अमन चौक है, और मदनी नगर, महवी नगर, ऐसे कुछ 6-7 मुशायरे एक तवातुर से खालिद अनवर साहब ने पढ़ाए। और मालेगांव से बाहर पहला मुशायरा खालिद अनवर साहब किस जगह पर? नासिक में। अच्छा। नासिक में एक मुशायरा था, समाजवादी के वो मेंबर थे, कारपोरेशन का कोई इलेक्शन लड़े, सैयद मुशीर साहब, उनके यहाँ पर खालिद अनवर साहब ने, हम लोग मालेगांव के 10-15 शायर साथ में लेकर गए, और पहला मुशायरा हम लोगों ने, ईद की तेवासी थी 2006 की जब मैंने पढ़ा। उसके बाद से फिर बहुत से मुशायरे पढ़े। कहाँ गए आप मुशायरा पढ़ने? काबिल ज़िक्र जो है तो नेहरू सेंटर बॉम्बे का, क्योंकि वो बहुत मेयारी मुशायरा होता है। और सबकी, हम लोग जो थे नए लोग, उसमें मुश्ताक अहमद मुश्ताक मालेगांव से जाते थे, और हम लोगों का ख्वाब था कि वहाँ पर मेयारी शोरा आते हैं, उसकी वीडियो नहीं बनती, और वो बहुत बड़ा मुशायरा है। वीडियो नहीं बनती वो? नहीं, वहाँ पर वीडियो की इजाज़त नहीं होती। अभी भी वैसे ही वो लोग शूट करते हैं, लेकिन उसको अपलोड नहीं वो अपलोड नहीं करते। तो नेहरू सेंटर का मुशायरा था। फिर बेंगलोर से कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़रिए रोशन अली बेग साहब थे, बेंगलोर पैलेस में मुशायरा हुआ था, और बहुत बड़ा मुशायरा, लाखों की तादाद में लोग आए थे। वहाँ जो 10x12 की एलईडी लगती है डिस्प्ले, वो 60 लगी थी थोड़ी थोड़ी दूर पे। उसके आगे लोग बैठे हुए थे और देख रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे, और हिंदुस्तान से 7 शायर थे, राहत इंदौरी साहब, माजिद देवबंदी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, शकील आज़मी साहब, और मैं था। ऐसे कुछ 7 शायर थे। अनवर जलाल साहब की, अनवर जलालपुरी साहब की निज़ामत थी। और उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे कि इन तमाम शोरों में कोई ऐसा नहीं था जो मुझे जाने। अच्छा। मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत बड़ी भीड़ थी। स्कूल का कोई इनॉग्रेशन था। अब मैं ये सोच रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथों उस स्कूल का इफ्तिताह होना था, कुछ शोबों का। कोई बहुत बंदिश थी, बैरिकेड्स लगे हुए थे, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पब्लिक लाखों की तादाद में। तो मैंने वहाँ देखा कि अब मैं अंदर जाऊँ तो कैसे, और मैं बोलूँ कि मैं शायर हूँ, मेरा बुलाना आया है। वहाँ कोई पहचान का नहीं। तो अनवर जलालपुरी साहब मेरे सामने, गुलाम नबी आज़ाद, रोशन बेग, ये सब गुजरे, और अनवर साहब पे मेरी नज़र पड़ी। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे जानते हैं कि नहीं। और मैंने उनको भीड़ में से आवाज़ दी कि अनवर साहब। तो उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने कहा मैं फरहान दिल मालेगांव से। तो उन्होंने फ़ौरन वो पुलिस वालों को, थोड़ा सा जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको इशारा किया, मुझे लिया, और फिर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपका मुंतज़िर था, मालेगांव से एक अच्छा शायर आने वाला है, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। फिर वो मुझको लेकर पूरा साथ में गए, और पूरा उनको ऐसा एहसास था कि ये यहाँ पर इस बच्चे को शायद अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत शफकत के साथ अपने साथ रखा, खाने की मेज़ पर अपने बाजू में बिठाया, और फिर शाम तक मुझे साथ में लिए रहे। तो ये बहुत यादगार मुशायरा था। और फिर हिंदुस्तान में जितने शहर हैं तो उसमें से तकरीबन हर जगह बुलाया गया हूँ। नासिक है, बॉम्बे है, इलाहाबाद है, खतौली है, दिल्ली है, इधर के जितने
इंदौर वगैरह है एमपी में, ये सब जगह मैं गया हूँ, बुरहानपुर, जलगांव, ये सब जगह बुलाया जाता है। गज़लें तो आपने बहुत सारी लिखी है जी, लेकिन नाज़रीन के लिए कुछ अशार आप उन गज़लों के गुनगुना दें जो फरहान दिल के दिल से बहुत करीब है, जो आपकी पसंदीदा है। जी, एक मेरी एक गज़ल है 2006 की बात है। अब्बास अर्श साहब जो एक शायर हैं, उनकी पनपट्टी हुआ करती थी इस्लामपुरे में। हाँ, रात के 1 बजे इरशाद भाई उन्होंने कैसरुल जाफरी के कुछ अशार सुनाए। जाने कैसे फूल हुए हैं इतने सस्ते बरसों बाद। तो ये मिसरा उन्होंने कुछ अशार सुनाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका जो दुकान है इस्लामपुरा और मेरा घर है किले में कारपोरेशन के पास, तो उनसे मैंने विदा ली और बाइक पर चलते ही चलते मेरा मतला हुआ था और मैंने उनको फ़ोन किया कि इसी ज़मीन में मेरा एक मतला हो गया है। उन्होंने तारीफ़ की और फ़ोन चालू ही था और मेरे घर पहुंचने तक यानी 10-5 मिनट के वक्फे में मेरे 5-6 शेर क्या बात हो गए थे। और उस गज़ल से मुझको जो मकबूलियत मिली है, चाहे वो मालेगांव हो या मालेगांव के बाहर, वो गज़ल मेरी पहचान, मेरी शनाख्त बन गई थी। उसके कुछ अशार मैं सुनाता हूँ कि दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद। दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद। क्या बात। दिल के दरवाजे पर आए गुजरे लम्हे बरसों बाद, मैंने उनसे पूछा बोलो ऐसे कैसे बरसों बाद। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे। सुनता हूँ कल मुझसे मिलने तुम मेरे घर आए थे, आखिर तुमको क्या सूझी है बैठे बैठे बरसों बाद। वाह वाह, क्या बात। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद। जी, वाह वाह। जाओ अपना काम करो तुम मेरे दिल से मत उलझो। दिल थोड़ा सा शाद हुआ है होते होते बरसों बाद। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। अच्छा बैठो कुछ बतलाओ इन बरसों में क्या गुजरी। मुझको भी तुम लगते हो कुछ उलझे उलझे बरसों बाद। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो। अब तुम अपने दिल की हालत मुझको क्यों बतलाते हो। तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों वाह वाह। अब तुम अपने दिल की हालत क्या बात है मुझको क्यों बतलाते हो। तुम ही बोलो अच्छा है क्या ये सब इतने बरसों बाद। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था। वाह। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा। पहुंच रहा हूं मैं बिल्कुल। वाह वाह। चुनते बैठो अब यादों के तिनके बरसों बाद। क्या बात है फरहान दिल साहब, क्या वाह वाह। तुमने अपने हाथों से खुद अपना गुलशन नोचा था। वाह। चुनते बैठो अब यादों के तिनके बरसों बाद। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। कोई बोले बरसों पहले कोई समझे बरसों बाद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। वो मेरे जहन से निकल गया। इस पर मुझे जो कमेंट करना था कि काहे पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हमने फरहान दिल साहब से की। ये हमारे मालेगांव का वो हीरा है जो हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में हमारे शहर मालेगांव की नुमाइंदगी करता है। शेर व सुखन के हवाले से बहुत कलाम इन्होंने लिखे हैं। शेर व सुखन की दुनिया में एक बड़ा नाम है हमारे शहर मालेगांव का। बहुत सारी बातें हमने इनसे की और सुनी आपने। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले किसी मेहमान से। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।